हत्या के आंकड़े भी लगातार रायपुर से आते हैं। कहा जा रहा है कि कंट्रोल होगा होगा, लेकिन एक महिला के लाश मिले है। ओमा पूरा के पूरा मक्खी भिनभिनावत रही। सब्बल से सब मार के गेट को तोड़े। अचानक से लड़की ने धक्का दे दी। नशा वाला व्यक्ति ही करता है। उसमें 100 से ज़्यादा आरोपी पकड़े गए हैं। नशे का काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनकी इन संपत्तियों को अटैच किया जाता है। दारू पीकर अगर आप वाहन चला रहे हैं तो भैया किसी की नहीं सुन रहे हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, कितना ही रईस क्यों ना हो, उनको पकड़ रहे हैं। ये चीज अच्छी आजकल दिख रही है। अबे इतना क्या वीडियो बना रहे हो? में चालान की क्या क्या है? अगर ट्रक चला रहे हैं, अगर दारू पिया है तो उनके लिए बाइक है मिनिमम उसका फाइन जो है वो 10,000 रुपए का होता है। मिनिमम तो फाइन मिनिमम 10,000 का फाइन है। शराब पी के या नशे की हालत में गाड़ी चला रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी गाड़ी जब्त की जाएगी। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं तो एक नेटवर्क खंबा है, टावर का खंबा है। क्या उस टावर के खंबे में कितने मोबाइल फोन एक्टिव हैं, कितने नंबर एक्टिव हैं, सब पता चल जाता है। आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो आपका लोकेशन पल पल रिकॉर्ड हो रहा है। गूगल आपका लोकेशन ले रहा है। आप कहीं पे भी इंटरनेट पे लॉगिन करते हैं तो आपका आईपी एड्रेस जो है रिकॉर्ड हो रहा है। तो आप ये ना सोचो कि मतलब मैंने क्राइम कर लिया, मोबाइल फ़ोन बंद कर लिया, दूसरा मोबाइल यूज़ कर लिया तो नहीं पकड़े जाएंगे। महिलाओं के लिए क्या कुछ है, क्योंकि यौन उत्पीड़न के मामले, बच्चियों पर अनाचार के मामले, चाहे बच्चों के मामले हो, बहुत सारी खबरें आती है। उसके लिए क्या कुछ प्रयास? पिंक पेट्रोलिंग का कॉन्सेप्ट चलाया है। आजकल एक नया शब्द चल रहा है, डिजिटल अरेस्ट, और साइबर फ्रॉड के मामले ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एपी के फाइल को कभी भी ना खोलें। आपके यूपीआई से पेमेंट कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वैसे कैमरा एक्सेस भी कर लेगी, यस सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। यस, लोगों का लालच इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ज़मीन में इन्वेस्ट करने के नाम पे, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के नाम पे। पारिवारिक संघर्ष को भी आपने देखा है, कैसा रहा पारिवारिक बैकग्राउंड, उसके बाद में अभी की स्थिति में कैसे? मेरे माता पिता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। मम्मी तो कभी स्कूल ही नहीं गई और पिताजी ने 5वीं क्लास तक पढ़ाई की। तो आप जब आईपीएस के इंटरव्यू के लिए, आईएएस के इंटरव्यू के लिए गए थे, यूपीएससी के लिए, तो बोर्ड ने आपसे क्या कुछ यूनिक सवाल पूछा था? कैसा रहा उस? जैसे कि मेरे समय पर एक उन्नाव में एक लड़की के साथ रेप का केस चल रहा था। उसमें कोई पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह इन्वॉल्व। कई बार ऐसा हुआ कि कैंप खोलने गए, आईडी के ऊपर से पैर रख के गए और किस्मत रही कि आईडी ब्लास्ट नहीं हुआ। रियल लाइफ में बुलेट्स आपकी तरफ आ रही हैं और आपको आड़ लेके फिर फायरिंग भी करना है, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस रहता है। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम क्या है, पहले इनसे आदेश उनसे आदेश, तो थोड़ा सा इसको समझाने का आसान भाषा में कोशिश कीजिए कि कमिश्नरेट प्रणाली आखिरकार एक्चुअली। नमस्कार, जय जोहार, राम राम संगवारी हो। आप मन देखा था उठिए छत्तीसगढ़। मुन नाम हवे राकेश निर्मलकर और लगातार हमन आप मन ला छत्तीसगढ़ के माटी से जुड़े ऐसे व्यक्तित्व मन ला आगू लाए के कोशिश करथन जे मन कुछ करत हावे, और वही क्रम में हमन लगातार कोशिश करथन, चाहे राजनीति हो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र के हो, चाहे कलाकारी के क्षेत्र में हो, ऐसा लोगन मन ला आपके बीच में लावन। अब यही दरमियान में हमन हा रायपुर जो शहर हवे, अब तो कमिश्नरेट प्रणाली लागू हो गए हवे, वहाँ के डीसीपी हवे रायपुर सेंट्रल के, वो मन ला न्योता दे हवन, आमंत्रित करे हवन। हमारे साथ में हावे उमेश प्रसाद गुप्ता जी, डीसीपी हावे है, आईपीएस हावे है, और उनकर मन से आज गोट बात करबो कि आखिरकार उनकर मन के जिंदगी कैसे रही हवे, कैसे उतार चढ़ाव देखे, तो पुलिस प्रशासन के कार्यशैली कैसे रहते, ये सब चीज ला समझे के प्रयास करबो। मोर जो इंट्रोडक्शन हुए हावे है वो छत्तीसगढ़ी में हुए हावे, काबर के खिया छत्तीसगढ़ हवे। सर सनवन बातचीत करो, संवाद करबो, हिंदी में करबो, काबर की हिंदी भारत माता के मात की बिंदी हवे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। चूंकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो खासकर ऐसे तबके से आते हैं, निम्न तबके से, जिनको ऐसा नसीब होता है। और जब हमने आपके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करने की कोशिश की तो पता यही चला कि आप भी एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। पिताजी मजदूरी का काम करते हैं, वहाँ से मोटिवेशन मिलना, घर के हालात को देखना, फिर अपने आप को संभालना कि मुझे इस दिशा में जाना है, इस दिशा में आगे बढ़ना है, ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड आसान नहीं होता है। तो उमेश प्रसाद गुप्ता जी कौन हैं, कैसे यहाँ तक पहुँचे, उनकी जो यात्रा वृत्तांत है उसको किस तरीके से शेयर करें? जी, जैसा कि आपने बताया कि मैं एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ और डेफिनेटली राह तो आसान नहीं होती, लेकिन अगर आपके अंदर एक इंटेंशन हो, अगर आपके अंदर एक अच्छा इरादा हो तो रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। इसमें बहुत कुछ भाग्य का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है और जब आप अच्छा कार्य करने की एक अच्छी सोच रखते हैं तो आपको सफलता मिलती चली जाती है। मैं मूलतः छत्तीसगढ़ का ही रहने वाला हूँ। सूरजपुर ज़िले में एक छोटा-सा गाँव मानपुर है, उस गाँव में मेरा जन्म हुआ और साथ में मेरी स्कूल की पढ़ाई वहीं हुई। कक्षा 8वीं तक की पढ़ाई मैंने अपने गाँव से ही की
उसके पश्चात कक्षा 9वीं और 10वीं की पढ़ाई बगल के गांव धर्मपुर से हुई। अच्छा। उसके बाद 11वीं 12वीं के लिए मैं अंबिकापुर आ गया, वहाँ किराए के कमरे में रहकर पढ़ाई की और 12वीं क्लास में माता पिता के आशीर्वाद और ऊपर वाले की कृपा से मेरा स्टेट मेरिट लिस्ट में सेकंड रैंक आया। जब आप 12वीं कक्षा में? जी 12वीं क्लास में जो स्टेट का मेरिट लिस्ट बनता है, जो प्रावीण्य सूची बोलते हैं हम प्रावीण्य लोग, सूची, जी। उसमें दूसरा रैंक आया था मेरा। मैथमेटिक्स से मैंने 12वीं किया था। तो उस समय कई ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जिन्होंने मुझे सही रास्ते में गाइड किया। उनमें से एक व्यक्तित्व ऐसे हैं जो ऑलरेडी प्रशासनिक सेवा में हैं। डॉक्टर रोहित यादव उस समय जिला कलेक्टर हुआ करते थे सरगुजा के। अच्छा। उस समय सरगुजा सूरजपुर दोनों एक ही ज़िला हुआ करता था। तो उन्होंने मुझे बुलवाया और मेरा मार्गदर्शन किया और उनके मार्गदर्शन से ही मैं सीढ़ियाँ चढ़ता गया। उसके बाद मैंने आईआईटी से अपना बीटेक किया। बीटेक करने के बाद चूँकि प्रशासनिक दृष्टिकोण हमेशा से था, मैं एक आईएएस ऑफिसर से मिला हुआ था, तो कहीं न कहीं अंदर थी कि इस यूपीएससी की जर्नी में आपको शामिल होना है। जी। उसके बाद प्रयास किया, करते-करते मुझे आईपीएस सर्विस मिली और अपने खुद के स्टेट में, अपने होम कैडर में सेवा देने का मौका मिला। भाग्यशाली होते हैं जिनको होम कैडर मिलता है, अपने आप को भी ऐसा मानते हैं आप? जी, इसमें भाग्य का भी रहता है और चूँकि छत्तीसगढ़ में इसलिए भी थोड़ा-सा आसान हो जाता है क्योंकि हमारे राज्य से आप देखेंगे कि बहुत कम लोग ही यूपीएससी में सेलेक्ट हो पाते हैं। अगर पूरे लिस्ट में आप देखेंगे तो हर साल 5, 6, 7 से ज़्यादा बच्चे नहीं होते हैं सही। यूपीएससी के सिलेक्शन में। तो जब भी इनसाइडर वैकेंसी होती है, तो आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये था तो मुझे फाइनली होम कैडर मिला और अभी मैं कमिश्नरेट रायपुर में भी मुझे काम करने का मौका मिला। जी। अच्छा, जो आपने अपनी स्कूली शिक्षा के बारे में बताया, तो ये सरकारी स्कूल से था कि प्राइवेट स्कूल से था आपका? जी, बिल्कुल मेरा पूरा स्कूलिंग जो है बैकग्राउंड? क्लास पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक पूरी सरकारी स्कूल में रही है। अच्छा। और गाँव में हम लोग जब पहली से लेके 8वीं तक मैं अपने गाँव में पढ़ाई किया, तो हम लोग वही पहले तो स्कूल्स में डेस्क बेंच भी नहीं होते थे, टाट पट्टी में हम लोग बैठते थे। और हुआ यूँ कि जिस साल मैं 5वीं से 6वीं गया, तो उस साल ही पहली बार मेरे गाँव में मिडिल स्कूल स्टार्ट हुआ। हाँ। तो हम लोगों का बैच पहला था जिसने मिडिल स्कूल में प्रवेश किया 5वीं पास करके। तो उसमें जैसे नया स्कूल खुलता है तो एक-एक कक्षा बढ़ाते हैं। पहले साल उसमें 6वीं की क्लास चली, हाँ। फिर अगले साल 7वीं की, तो 7वीं। 8वीं की। तो हम लोग 6वीं, 7वीं, 8वीं हम लोगों का पहला बैच रहा। हाँ। और 8वीं क्लास पढ़ने के बाद मेरे गाँव में आगे का स्कूल नहीं था, हाई स्कूल नहीं था, तो लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरा गाँव है, थोड़ा-सा बड़ा गाँव है। जी। वहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल था, तो 9वीं 10वीं की पढ़ाई वहाँ से की। चूँकि 10वीं कक्षा में मेरे नंबर अच्छे थे, तो कुछ लोगों ने सजेस्ट किया, अपने परिवार वालों ने, रिश्तेदारों ने, कुछ टीचर्स ने भी सजेस्ट किया कि आपको अच्छी जगह जाके पढ़ना चाहिए। तो फिर मेरे माता-पिता ने मेरा एडमिशन अंबिकापुर में कराया। वहाँ पे भी सरकारी स्कूल काफ़ी अच्छा स्कूल हुआ करता था। गवर्नमेंट मल्टीपर्पज़ हायर सेकेंडरी स्कूल है। वहाँ से बहुत अच्छे-अच्छे बच्चे निकलते थे। वहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे थे। और वाक़ई 11वीं 12वीं की जो वहाँ की पढ़ाई थी, हालाँकि वो छत्तीसगढ़ बोर्ड और हिंदी मीडियम की थी, फिर भी उसने एक बेस जो एक आपका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करने में होता है, उसमें काफ़ी अहम भूमिका निभाई। अच्छा, ये जो स्कूली आप जाते थे 5-6 किलोमीटर ऐसे करके, तो उस समय का कैसा अनुभव था कि पैदल जाते थे, साइकिल से जाते थे? साइकिल से जाते थे। वो बेसिकली आप देखते होंगे कि डंडी वाली साइकिल जो होती है, हाँ। ठीक है? बीच में वो लगा रहता है, जो बेसिक गाँव में जो हाँ। साइकिल चलता है, जैसा पीछे कैरियर होता है, तो कैरियर में हम लोग किताबों को बाँध लेते थे रस्सी से और साइकिल चला के जाते थे। और मज़े की बात ये है कि उस समय पे रोड नहीं बना था, तो पूरा अच्छा, कच्चा रोड हुआ करता कच्चा था। रोड। मुर्रम और गिट्टी वाला रोड हुआ हाँ। करता था। तो 1 आध 2 बार ऐसा वाक़या हुआ कि साइकिल से गिरे भी, हाँ। चोट भी लगी। जी। तो लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी तय करने में ही आधे घंटे से ऊपर का समय लगता था, 35 से 40 मिनट लग जाता था, क्योंकि धीरे-धीरे जाना होता था। बीच में कहीं पे अगर चढ़ाई है तो आपको उतर के पैदल साइकिल को चला के पार करना होता था। वो भी एक अच्छा अनुभव था। उस समय अच्छा लगता था, आनंद आता, सभी साथ में स्कूल जाते थे इतने लंबे दूरी तक। रोड में जब चलते थे तो पैरेलल 2-2 साइकिल एक साथ चलाते थे। हाँ। तो कई बार ये होता था कि उसमें एक्सीडेंट होने का, आपके गिरने के चांसेस रहते थे। पूरे रोड को बोलते हैं बच्चे लोग ही कब्जा कर लिए हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे।
तो वो एक अलग दौर था जब हमारा देश जब उस समय एक डेवलपिंग फेज में था, जब जी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आया था और हर गांव तक रोड नहीं पहुंच पाई थी, पक्की रोड। उस समय का ये मतलब बात है जब हम लोग कच्चे रोड का उपयोग करते स्कूल कौन जाया से साल करते का थे। समय रहा होगा ये? ये 2005-6 के आसपास की बात है, 5-6 के 6-7 के आसपास, 6-7 जी। की बात है। तो 2008 में जाके मेरे गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाली रोड बनी है। तो उसके बाद तब से अब पक्का रोड है वहाँ में। पारिवारिक संघर्ष को भी आपने देखा है, कैसा रहा पारिवारिक बैकग्राउंड, उसके बाद में अभी की स्थिति में कैसा? जी, संघर्ष तो हर किसी का रहता है और जैसा आपने शुरुआत में कहा था कि बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अब काफ़ी लोग आने लगे हैं, क्योंकि अभी क्या है, आज डिजिटल वर्ल्ड है, इंफॉर्मेशन का ज़माना है, तो सूचनाएँ सभी तक होती हैं। जहाँ तक पारिवारिक संघर्ष का बात रहा तो मेरे माता-पिता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। मम्मी तो कभी स्कूल ही नहीं गई और पिताजी ने 5वीं क्लास तक पढ़ाई की थी, तो उनको बेसिक चीज़ें आती थी। बेसिकली फाइनेंशियली काफ़ी कमज़ोर थे। पहले बीपीएल फैमिली में हुआ करते थे, फिर मेरे पापा की लैंड एक्विजिशन से नौकरी लग गई। कोल इंडिया में एसीसीएल है वहाँ पे, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड का एक खदान का प्रोजेक्ट आया। जब वो खदान खुल रहा था, तो मेरे पापा की ज़मीन उसमें अधिग्रहित हुई थी। तो उस ज़मीन अधिग्रहण के एवज में आपको एज़ अ कंपनसेशन नौकरी मिली। उसके बाद से मेरे पापा को एज़ अ जनरल मज़दूर का काम मिला खदान में। तो उसके बाद थोड़ा-सा जो है हमारा फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर हुआ और वही कारण था कि हम लोग आगे बढ़ पाए और पढ़ाई बाहर जाके कर पाए। अन्यथा शायद अगर ये नौकरी उनको नहीं मिली होती तो संभवतः शायद हम लोग बाहर आके पढ़ाई नहीं भी कर पाते। और घर में कितने लोग हैं माता-पिता के अलावा, भाई-बहन? हम लोग कुल 3 भाई-बहन होते हैं। मेरी दीदी सबसे बड़ी हैं और उसके बाद मैं और मेरा एक छोटा भाई है। छोटा भाई भी एनआईटी से इंजीनियरिंग किया हुआ है और यहीं स्टेट गवर्नमेंट में इंजीनियर है। जी। वहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे आप 12वीं से निकले, कलेक्टर साहब ने कहा कि आपको तो इसमें जाना चाहिए, फिर अचानक से फिर कैसे मन बना? वहाँ से लेके यात्रा फिर कैसे शुरू हुई आपकी? जैसा कि मैंने बताया कि उनसे मिलने के बाद ही मन में तो था, लेकिन खुद को लेकर हमेशा डाउट रहता था। डाउट इसलिए रहता था कि जब मैं आईआईटी में गया तो खुद को बाकी बच्चों के कंपैरिज़न में कम पाया, कि सभी को अच्छी इंग्लिश आती है, सभी को अंग्रेज़ी बोलना आता है और चूँकि वहाँ मीडियम चेंज हो रहा था। एक और बात है कि मैंने आईआईटी जेईई का पेपर भी हिंदी माध्यम से दिया था। अच्छा। तो मेरे लिए थोड़ा-सा और डिफ़िकल्ट हो गया था कि वहाँ जाने के बाद सभी सब कुछ अंग्रेजी में पढ़ाई करनी थी और वो प्लेसमेंट के लिए जैसे आपको जॉब इंटरव्यू देना होता है तो इंग्लिश में ही देना होता है। हाँ। मुझे इंग्लिश आती नहीं थी, तो मैंने वही सोचा कि कोई बात नहीं, सीखने तो आता है। तो फिर मैंने वही काम करना स्टार्ट किया उस पे। तो ऊपर वाले की कृपा से वो भी मेरी अच्छी हो गई और कहीं न कहीं अपने बैक ऑफ माइंड में ये था कि यूपीएससी करना है, बट वो हिम्मत नहीं आ पा रही थी। तो उसके लिए फिर पहले मैंने प्लेसमेंट लिया। जी। जब नौकरी करते हैं फिर मैंने पहले इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम दिया जो कि यूपीएससी लेती है, हाँ। आईईएस बोलते हैं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। उसके बाद जाके मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, जब मैं इंजीनियरिंग सर्विस में अगर क्वालिफ़ाई कर सकता हूँ, तो शायद यूपीएससी भी ट्राई करना चाहिए। क्या पता अगर किस्मत में होगा तो हो जाएगा। तो इस तरह से यूपीएससी की जर्नी की शुरुआत हुई और काफ़ी ज़्यादा हिम्मत लगी। शुरू में लग रहा था कि शायद मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ, मैं उतना शायद काबिल नहीं हूँ। क्योंकि जब आप दिल्ली पहली बार मैं गया और देखा इतने सारे बच्चों को पढ़ते हुए, तो मुझे लगा कि शायद इनके बीच कॉम्पिटिशन में नहीं टिक पाएँगे। फिर मेहनत करते चले गए तो और भाग्य ने साथ दिया, तो फाइनली सिलेक्शन भी हुआ। कितने अटेम्प्ट आपने दिए थे सर? मैंने टोटल 5 अटेम्प्ट दिए, उसमें से मेरा ये तीसरे अटेम्प्ट में आईपीएस हुआ। इनफैक्ट पहले अटेम्प्ट में ही मेरा आईआरएस में सिलेक्शन हो गया था 2018 बैच में। तो उसके बाद मैंने फिर से जब एग्ज़ाम दिया, तो फिर ये आईपीएस की सर्विस मिली। उसके बाद में जैसे मैं अक्सर करके जब किसी भी एस्पिरेंट से या फिर कोई भी ऐसे पद पे हैं, उनसे अक्सर करके एक सवाल ज़रूर पूछता हूँ कि इंटरव्यूज़ वगैरह कैसे होते हैं? जैसे यूनिक टाइप का हर किसी से क्वेश्चन करते हैं, तो आप जब आईपीएस के इंटरव्यू के लिए, आईएएस के इंटरव्यू के लिए गए थे, यूपीएससी के लिए, तो बोर्ड ने आपसे क्या कुछ यूनिक सवाल पूछा था? कैसा रहा उस समय का अनुभव? ये बात आपकी सही है कि हर किसी का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस यूनिक होता है और मेरा भी था। आपको जैसे यूपीएससी का इंटरव्यू को पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं, जी। जिसमें आपकी पर्सनालिटी को प्रशासनिक सेवा के लिए, किसी भी जो सिविल सर्विस है उसके लिए कितनी सूटेबल हैं आप, उसकी जांच वो करते हैं। तो इंटरव्यू तो बड़ा रैंडम टाइप का होता है, आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, बट मेन फोकस उनका आपके बेसिक्स पे होता है। जैसे मुझसे मेरे गांव से रिलेटेड भी सवाल पूछे गए
कि आपके गांव में क्या-क्या योजनाएं चल रही हैं, आपका ग्राम सभा कैसे फंक्शन करता है। उसके अलावा मुझे इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ सवाल भी पूछे गए, चूँकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हूँ और इलेक्ट्रिकल ही मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी था। जी। उससे भी सवाल पूछे गए, कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे गए, परिस्थिति बेस्ड कि अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर अगर सिचुएशन आ जाती है तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। उसके अलावा जो उस समय के कंटेम्पररी इश्यूज़ होते हैं, मान लीजिए उस समय न्यूज़ में जो भी चल रहा था, उससे संबंधित क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे कि मेरे समय पर एक उन्नाव में एक लड़की के साथ रेप का केस चल रहा था, उसमें कोई पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह इन्वॉल्व थे, तो उससे संबंधित भी कुछ-कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। उस समय की बात में। जी। तो ये ज़रूरी इंटरव्यू की बात है। अगर कोई इंसान या फिर कोई व्यक्ति, युवा करना चाहे इंटरव्यू की, चाहे यूपीएससी की तैयारी, तो कौन-कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जिसको उसको ध्यान देनी चाहिए? सबसे पहले तो आपको खुद को जानना पड़ेगा कि आपका एप्टीट्यूड कैसा है। आप किसी भी चीज़ का एनालिसिस कर पाते हैं या नहीं कर पाते। बेसिकली एक थॉट प्रोसेस डेवलप करना होता है। अगर वो आपने एक थॉट प्रोसेस डेवलप कर लिया तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। दूसरा स्टेप आता है क्वेश्चन करना कि ये चीज़ ऐसा क्यों है। फॉर एग्जांपल आपके सामने हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, इस सेटअप पे बैठे हुए हैं, तो ये पानी का क्या उपयोग है। पानी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि जैसा यूपीएससी के सिलेबस में है कि इंडिया में वाटर रिसोर्सेज के क्या क्या साधन हैं। ठीक है, नदियाँ हैं, जो नॉर्थ की नदियाँ हैं, जो नॉर्थ इंडिया की हैं, उत्तर भारत की नदियाँ वो सदाबहार रहती हैं क्योंकि उस हिमालय से पिघलते हिमालय हुए से होता है। साउथ में पानी की प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है। तो ये कुछ भी हो सकता है। जैसे आप शहर में चल रहे हैं, सड़क में आपको दिख रहा है एक ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है, जो कि आज अर्बनाइजेशन एक टॉपिक है। अर्बनाइजेशन जब से शहरीकरण हुआ है हमारे देश में, वो अनप्लान्ड रूप में रहा है, कभी भी प्लान करके नहीं किया गया। जिसको जहाँ पे ज़मीन मिल गई उसने वहीं पे घर बना लिया, जिसको जहाँ पे ज़मीन मिल गई उसने वहीं पे दुकान बना लिया। तो इससे क्या है, प्लानिंग नहीं हो पाई। तो आप देखेंगे शहरों में एक ट्रैफिक की समस्या आती है, सीवरेज की समस्या आती है, ड्रेनेज की समस्या आती है। बड़े-बड़े शहर जैसे केरला के कुछ शहर हैं, बैंगलोर है, चेन्नई है, जब भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो पूरा शहर में बाढ़ आ जाता है बारिश की पानी, क्योंकि बारिश की पानी का निकासी का उतना प्रबंध किया ही नहीं गया। ठीक है, तो ये बेसिक कारण आपको एनालाइज करने होते हैं, क्या किया जाना चाहिए। जैसे नए शहर हैं, अभी नया रायपुर बन रहा है, उस शहर में एक प्रशासनिक अधिकारी का क्या रोल होता है कि किस तरह से उसको प्लान कर सकता है, जिससे कि आज से 100 साल बाद, 50 साल या 100 साल बाद जब वो पूरा पॉपुलेटेड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोग रहने लगेंगे, काफ़ी सघन आबादी वहाँ पे आ जाएगी, तब वो समस्या ना आए। ये फॉरसाइटेड प्लानिंग का एक पार्ट है। इस तरह से आपकी सोच को डेवलप करना होता है, जिससे कि आप बेहतर आंसर जीएस के पेपर में भी लिख सकते हैं और इंटरव्यू में भी अच्छे जवाब दे सकते हैं। जी। दूसरा चीज़ आता है सिलेबस को। अगर आपको तैयारी करनी है, सबसे पहले सिलेबस को समझना पड़ेगा, उसकी डिमांड क्या है, उस टॉपिक को कवर करते हुए उससे रिलेटेड जो भी आपके पास एग्जांपल्स, जो भी फैक्ट्स वगैरह हैं, उन सब का डेटा करते हुए एक कॉन्क्रीट नोट बना के, बहुत ज़्यादा सोर्सेज पे ना जाके कोई एक किताब पे फोकस करके, या फिर मतलब खुद के नोट्स बनाना एक बहुत आसान तरीका होता है। इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें ज़्यादा देखा जाता है लैंग्वेज को लेकर। कहते हैं हिंदी माध्यम वालों का कम सिलेक्शन होता है, अंग्रेजी वालों का कम सिलेक्शन होता है। इस पर आप कितना मानते हैं कि? मैं इस पे बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंस नहीं मानता हूँ, क्योंकि देखिए इंग्लिश माध्यम से एग्ज़ाम देने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो स्वाभाविक सी बात है ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन होगा। हिंदी मीडियम से एग्ज़ाम देने वाले बच्चे बहुत कम हैं, तो प्रोपोर्शनेटली कम लोगों का सिलेक्शन होगा। एक कारण जो मुझे समझ में आता है कि हिंदी माध्यम के बच्चों का कम सिलेक्शन होना, कि इंग्लिश में नंबर ऑफ वर्ड्स ज़्यादा लिखना आसान है। आप सेम टाइम पे इंग्लिश में ज़्यादा शब्द लिख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू हिंदी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी बात को इंग्लिश में पेपर पे उतार पाना आसान है एज़ कम्पेयर टू हिंदी में जब आप पेपर में लिखते हैं। हिंदी में मात्राएँ लगानी यस, हैं, आपकी तो बात हिंदी है, एक मुझे कठिन भाषा लगती है, मात्राएँ लिखना, समय उसमें फिर थोड़ा-सा यस, लगता है। तो उसमें समय ज़्यादा लग जाता है। जी। दूसरा चीज़ सोर्सेज़ का अवेलेबिलिटी है। जी। जैसे आपको पढ़ाई करने के लिए किताबें जो हैं वो मोस्टली इंग्लिश मीडियम में लिखी जाती हैं, इंग्लिश में लिखी हुई हैं। कुछ किताबें हिंदी में भी हैं, ट्रांसलेट करके भी देते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं, इवन कोचिंग इंडस्ट्रीज़ में भी जो काम करने वाले लोग हैं, वो इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा लोग काम करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा-सा अंतर है, लेकिन अगर कोई अच्छे से मेहनत करे तो माध्यम का मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अंतर आने वाला है। सबसे पहला बैरियर जो होता है वो होता है प्रीलिम्स, और प्रीलिम्स के लिए
बहुत तैयारियाँ करते हैं, लेकिन कई लोग असफल हो तो पहली सीढ़ी तो वही है। तो प्रीलिम्स को लेकर क्या कुछ ध्यान रखने चाहिए कि क्या-क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए कि इसको अवॉइड करनी चाहिए? जी हाँ, अब तो हम लोगों को काफ़ी समय हो गया एग्ज़ाम के बारे में बात करने में, लेकिन मुझे लगता है बेसिक्स अभी भी वही हैं। सबसे पहले तो आपको ट्रेंड देखना पड़ेगा कि अभी पिछले 5-6 साल में किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आपको स्ट्रैटेजी ये बनानी पड़ेगी किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उस टॉपिक पे ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ेगा। उसमें भी जो ऐसा टॉपिक जिसमें आसान क्वेश्चन आते हैं, जैसे इंडियन पॉलिटी के बहुत आसान क्वेश्चन्स आते हैं। अगर आप इंडियन पॉलिटी को अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो आप आसान क्वेश्चन्स छोड़ देंगे। पहला ये होगा। दूसरा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि इतना ओशियन वास्ट सिलेबस है कि आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते। प्रीलिम्स में तो ऐसा लगता है कि एवरीथिंग अंडर द सन इज़ सिलेबस, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको इतना नॉलेज गेन करना पड़ेगा जिससे आप वहाँ पे एलिमिनेट कर सको। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से 3 को हटाना है, जो बचा वो आंसर ही होगा। ठीक है? तो ऐसे स्ट्रैटेजी बनानी है। उसके अलावा थोड़ा प्रोबेबिलिटी पे आपको ध्यान देना होता है कि मान लीजिए आपके पास 2 ऑप्शंस आपने एलिमिनेट कर दिया। आपके पास 10 क्वेश्चन्स ऐसे हैं जिसमें 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, 50-50 है, 2 बचे हैं उसमें से 1 ही है। तो 50-50 के लिए हमेशा वो खेल देना चाहिए कि ठीक है, सही होगा तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो गलत है। तो अगर आप 10 में से मान लीजिए आपने 3 क्वेश्चन भी सही किया, 3 क्वेश्चन सही किया क्योंकि उसमें 2/3 जो होता है वो नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो अगर आपने 3 क्वेश्चन सही किया, आपके 6 पॉजिटिव मार्क्स आएँगे और उससे कम ही नेगेटिव हो रहे हैं बाकी 7 क्वेश्चन में। न्यूज़पेपर का अहम रोल होता है इसमें, तो एक आप अगर एस्पिरेंट के नज़र से अगर देखें तो किस ढंग से पढ़ना चाहिए? जनरली लोग पढ़ते हैं तो क्राइम की खबर किसी को अच्छी लगती है, किसी को शहर की खबर अच्छी लगती है। तो न्यूज़पेपर पढ़ने का देखिए, तरीका क्या सर? न्यूज़पेपर अगर आप एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, तो पहले तो दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि क्राइम का न्यूज़ बाकी किसी काम का नहीं है। क्राइम का न्यूज़ सिर्फ़ आपके लिए कहीं पे एग्ज़ाम्पल देने के लिए सेट हो सकता है। क्राइम के न्यूज़ या कोई भी न्यूज़ को सिर्फ़ हेडिंग को पढ़िए। आपके विचार जिससे फ़ॉर्मुलेट होंगे, किसी विषय पे आपकी जो तार्किक या क्रिटिकल एनालिसिस की जो क्षमता है, वो तभी डेवलप होगी जब आप एडिटोरियल्स पढ़ेंगे। एडिटोरियल्स में जो अच्छे ऑथर्स होते हैं, जो अच्छे एडिटर्स होते हैं, जो अच्छे थिंकर्स होते हैं, वो लिखते हैं। तो इसमें चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो या द हिंदू हो, इसमें जो इनका एडिटोरियल पेज होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। या फिर मैगज़ीन्स इनकी आती हैं, जैसे संडे को टेक्नोलॉजी वाली साइंस एंड टेक की मैगज़ीन आती है, द हिंदू में। तो उन सब से आप अच्छी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जिसका उपयोग आप मेंस के एग्ज़ाम में आंसर्स लिखने के लिए कर सकते ये तो रही कुछ बेसिक बातें जो आपकी जानकारी की थी। अब आते हैं असली बात पर कि आखिरकार जब आप प्रशासनिक सेवा में आते हैं तो किस-किस ढंग की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? कौन-कौन सी ज़िम्मेदारियाँ आपके अंदर होती है? पर्सनल लाइफ़, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ पर कितना इसका प्रभाव पड़ता है? आप ट्रेनिंग के बाद जब आए, ट्रेनिंग में पहले तो क्या कुछ आप लोगों को सिखाया जाता है? कैसे मोटिवेट किया जाता है? फिर जाके आप यहाँ पर आते हैं। कैसे-कैसे टाइप का होता है सर, ये ज़रा बताइए? छोटी-सी चीज़ से मान के चलिए हम छोटी-सी लेवल से गाँव से शुरू करें कि आपको पहले सीएसपी बनाएँगे, फिर डीएसपी बनाएँगे, फिर ऐसे इस ढंग से किस तरीके का होता है एक आईपीएस के लाइफ? हैं। बेसिकली ट्रेनिंग जो होता है, वो पूरा पर्सनैलिटी को पूरी तरह से चेंज कर देता है आपको। मुझे लगता है कि आईपीएस की ट्रेनिंग इतनी ऑर्गेनाइज़्ड और स्ट्रक्चर्ड वे में होती है कि आपको स्लोली वो पिक कराते हैं। इनिशियली सभी का फिज़िकल स्टैंडर्ड देखा जाता है क्योंकि हर कोई सेम नहीं होता, सभी पढ़ाई करके आए रहते हैं। तो पहले उनको डिवाइड कर दिया जाता है अलग-अलग ग्रुप्स में कि जिनकी जितनी कैपेसिटी उसके हिसाब से उनसे जो है ट्रेनिंग कराई जाएगी। फिर उसके बाद कुछ समय बाद जैसे 6 हफ्तों के बाद उसको कंडीशनिंग वीक बोलते हैं। अच्छा। 6 हफ्तों के बाद सबको बराबर लेवल पे लगभग ले आते हैं और उसके बाद मेन ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। और एक्टिविटीज़ कई तरह की होती हैं, जैसे ड्रिल होते हैं डिसिप्लिन लाने के लिए, आपकी स्विमिंग होती है, फायरिंग होता है, हॉर्स राइडिंग होता है, उसके अलावा स्पोर्ट्स के भी पीरियड्स होते हैं, बैटल ऑब्स्टेकल के कोर्सेज़ कराए जाते हैं, अलग-अलग वेपन की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि एज़ आईपीएस ऑफ़िसर्स आप ज़िले में काम करते हैं, अलग-अलग आर्म्ड फोर्सेस में भी आप जाते हैं, जी। तो अलग-अलग तरह के वेपन्स को हैंडल करना आना चाहिए, उनके बारे में जानकारी, उनकी क्षमता क्या है, जिससे कि आप ऑपरेशंस प्लानिंग में स्पेशली हमारे जैसे स्टेट जैसे छत्तीसगढ़ में, जहाँ पे आप एंटी नक्सल ऑपरेशंस में आते ही आपकी पोस्टिंग की जाती है। वहाँ उसका इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा हो जाता है। इन सब प्रोसेस से आपकी पर्सनैलिटी जो है एक बेहतर तरीके से मोल्ड हो जाती है और डर काफ़ी हद तक कम हो जाता है। सर्विस में आने से ट्रेनिंग से पहले और ट्रेनिंग के बाद दोनों एंटायरली डिफरेंट इंसान निकलते हैं। तो इस तरह से ट्रेनिंग आपको सूटेबल बनाती है कि आप पुलिस जैसे सर्विस में जस्टिफ़ाई कर सकें। और कहीं न कहीं फ़िटनेस पे इतना ज़्यादा काम किया जाता है कि आप वहाँ से निकलने के बाद भी सोचते हैं कि हम उस चीज़ को कंटिन्यू करें। तो एक हुँ। तरह से आपकी लाइफ़ को ये शेप करने का एक
बेहतर सुदृढ़ आकार देने का काम करती है। तो ये हो गया ट्रेनिंग की बात। उसके अलावा जब फील्ड में आते हैं, जब आप स्टेट में आते हैं, तो आपको यहाँ भी ट्रेनिंग ही चल रही होती है। लगभग 2 साल के आसपास, 2 ढाई साल तक लगता है। पहले प्रोबेशन में रहते हैं, जब आपको थाने लेवल का चार्ज दिया जाता है। फिर सीएसपी का चार्ज दिया जाता है, जब आपके पास 2-3 थाने होते हैं। फिर एडिशनल एसपी, हम लोगों का ये रहता था कि बस्तर में सभी की पोस्टिंग कर दी जाती है। आप नक्सल ऑप्स देखते हैं, हाँ। वहाँ पे हम AK-47 लेके जंगल में घूम रहे होते हैं, ऑपरेशंस में जाते हैं। चूँकि हम लोगों का समय ऐसा था कि बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस हुए। जैसा कि आप जानते हैं, हाँ। टारगेट था अभी जो मार्च में अचीव मार्च, किया गया। 30 मार्च। तो उस टाइम पे हम लोग मतलब कंटिन्यूअसली ऑपरेशन मोड में ही रहते थे। तो ऑपरेशन की प्लानिंग करना, इंट कलेक्शन करना, तो वो बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस था, जो कि शहर की या फिर बाकी पुलिसिंग से बिल्कुल अलग था। उसके बाद जब से डीसीपी इधर पोस्टिंग हुई है जी। रायपुर में, तो यहाँ शहरी पुलिसिंग फिर से देख रहे हैं। और अगेन वो जो शहर में जिस तरह की नुआंसेस होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, क्राइम है, इन सबको सॉल्व करने का एक अलग ही अनुभव है। चैलेंजेस भी होते हैं क्योंकि टाइमिंग का कोई फिक्स नहीं रहता है। कभी आपको रात को 3 बज जाता है, तो हो सकता है कि कभी आपको सुबह-सुबह ही 6 बजे कहीं जाना पड़ता है। तो इस तरह से है, इंटरेस्टिंग भी है बट चैलेंजिंग भी है। इंटरेस्टिंग है बट चैलेंजिंग भी है। ये जो आपकी पोस्टिंग अलग-अलग स्थानों पर हुई है, कुछ-कुछ यूनिक यादें होंगी कि यहाँ पे था तो कुछ ऐसी घटनाक्रम हुए थे, यहाँ पे था तो जो अभी भी ज़हन में है आपके? हाँ, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं क्योंकि हर दिन एक नया एक्सपीरियंस होता है। हाँ। जैसे नक्सल ऑपरेशंस में बहुत सारे ऐसे यूनिक एक्सपीरियंसेस रहे। आप जितनी बार ऑपरेशन के लिए निकलते हैं, उतनी बार यूनिक चीज़ें आपको मिलती हैं। कई बार ऐसा हुआ कि कैंप खोलने गए, आईडी के ऊपर से पैर रख के गए और किस्मत रही कि आईडी ब्लास्ट नहीं हुआ। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं। आप ऑपरेशन में गए हैं, नक्सलियों को आपने घेर रखा है। रियल लाइफ में बुलेट्स आपकी तरफ आ रही हैं और आपको आड़ लेके फिर फायरिंग भी करना है। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस रहता है। तो उससे एक बार पहली बार जब फायरिंग होती है तो डर लगता है, फिर उसके बाद चीज़ें थोड़ी आसान लगने लगती हैं। आपने सामना किया है? जी, बिल्कुल कई ऑपरेशंस में गया मैं साथ में। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस भी रहता है कि आपको जो डीआरजी के जवान हैं या फिर सीआरपीएफ, स्पेशली जैसे छत्तीसगढ़ में जो सेंट्रल आर्म्ड सीएपीएफ के फोर्सेस हैं, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, इन सब के साथ भी आपको कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने का मौका मिलता है, जो कि एक अलग अनुभव है। अभी अब रायपुर में हैं हम लोग और यहाँ की अब पुलिस व्यवस्था कुछ महीनों से बदली-बदली सी नज़र आ रही है। कमिश्नरेट जब से लागू हुआ है, आपके अंडर भी बहुत से थाने आते हैं, सेंट्रल के देख रहे हैं आप। कैसे देखते हैं साधारण आदमी अभी भी चूँकि बहुत लोगों में भ्रांतियाँ, कन्फ्यूज़न है एक तरीके से, पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम क्या है? पहले इनसे आदेश, उनसे आदेश। तो थोड़ा-सा इसको समझाने का आसान भाषा में एक कोशिश कीजिए कि कमिश्नरेट प्रणाली आखिरकार है। एक्चुअली पुलिस कमिश्नरेट का सिस्टम उन शहरों में लागू किया जाता है, जहाँ शहरों की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो नॉर्मल पुलिसिंग का सिस्टम हो एक्चुअली पुलिस कमिश्नरेट का सिस्टम उन शहरों में लागू किया जाता है, जहाँ शहरों की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो नॉर्मल पुलिसिंग का सिस्टम होता है, वो क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर से जूझने के लिए ऐसा माना जाता है कि सक्षम नहीं हो पाता। डिफ सेक्शन में किसी अपराध को रोकने के लिए आप किसी बदमाश को जेल भेज सकते हैं, जो अ, 170 बीएनएस की धारा है, पहले 151 जिसको बोलते थे। उसके अलावा किसी को बॉन्ड ओवर कराना है, वो कर सकते हैं आप। किसी के लाइसेंसिंग वगैरह की कुछ पावर्स होती हैं आपके पास। लॉ एंड ऑर्डर में जैसे किसी चीज़ को प्रतिबंधित करना, ठीक है? एक धारा 144 पहले हुआ करता था जो सीआरपीसी में, तो उसके तहत भी पावर आते हैं। इनके थ्रू क्या होता है कि आप शहर को ज़्यादा व्यवस्थित ढंग से क्राइम को कंट्रोल कर सकते हैं और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकते हैं। ये एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा क्या है कि सुपरविज़न लेवल पे, जैसे पहले क्या था, रायपुर ग्रामीण और शहर को मिला के एक एसएसपी रैंक के अधिकारी बैठते थे, जो कि पूरे शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों का सुपरवाइज़ करते थे। अब उसको क्या किया, शहर को अलग कर दिया, जिसको कमिश्नरेट रायपुर बोलते हैं, ग्रामीण को अलग कर दिया। तो ग्रामीण में एक एसपी बैठ रहे हैं, शहर में एक कमिश्नर बैठ रहे हैं, जो कि आईजी रैंक के अधिकारी हैं। उनके नीचे शहर को 3 ज़ोन्स में बाँट दिया गया है। जैसे सेंट्रल ज़ोन में मैं डीसीपी हूँ, जी। एक वेस्ट ज़ोन है और एक नॉर्थ ज़ोन है। हाँ। तो इन तीनों ज़ोन से 3 एसपी रैंक के अधिकारी इन तीनों ज़ोन को अलग से जो है सुपरवाइज़ कर रहे हैं। हाँ। तो एक कंट्रोल बढ़ जाता है और कहीं न कहीं कंट्रोल बढ़ने से आप क्राइम को बेहतर तरीके से प्रिवेंट कर पाते हैं और अगर कुछ ऐसी घटना होती है, कुछ भी अपराध होता है, तो उसका डिटेक्शन में भी आसानी होती है। आस
इसके अलावे कमिश्नरेट से एक और जो व्यवस्थित चीज़ लागू हुई है कि आपको डिसीजन लेने के लिए आपको हर एक लेवल पे, जैसे पहले एक सीनियर आईपीएस अधिकारी होते थे, अभी उसकी जगह पे 5 6 7 सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं। तो आपको डिसीजन मेकिंग में भी मतलब चीज़ें तत्काल हो सकती हैं। कोई कंप्लेनेंट आता है, अभी सारे कंप्लेंट जो है एक एसएसपी रायपुर के पास जाते थे। जी। अब वो 3 अलग-अलग ज़ोन्स में, आप एसपी का ही यूनिट मान लीजिए इसको, हाँ। बँट गए। तो अब एक एसपी जो है अपने ज़ोन में अच्छे से फ़ोकस कर पाएगा, क्योंकि शहर बड़ा है, जनसंख्या ज़्यादा है। इस तरह से कमिश्नरेट सिस्टम ज़्यादा प्रभावी होता है। और जिस तरह से कमिश्नरेट लागू होने के बाद शहर में पुलिसिंग बदली है, उसका हमें भी जो आंकड़े हैं, जो डेटा है क्राइम का, जो फैक्ट्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो डेफ़िनेटली अपराध में कमी आई है। ट्रैफ़िक व्यवस्था और अच्छी हुई है। तो डेफ़िनेटली कमिश्नरेट से फ़ायदा तो हुआ है। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एसपी हैं या एसएसपी हैं उस लेवल का अब डीसीपी हो चुके हैं, ऐसे कह जी, सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि उसमें निर्णय लेने की क्षमता उनके पास में है, पहले ऐसा नहीं हो पा रहा था। जी, एग्ज़ैक्टली। अभी की स्थिति में अगर देखा जाए, आपने जैसा कि कहा कि अभी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, चाहे ट्रैफिक व्यवस्था हो, सभी को हम लोग मेंटेन करने में लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी अभी कुछ-कुछ चीज़ें आप लोगों को भी दिखती होंगी सर, अब चूँकि हम लोग भी फील्ड में कभी-कभी रहते थे, देखते हैं। एक जो सबसे बड़ा कारण यहाँ पे ना रायपुर में नशा, सूखा नशा हो, चाहे वो और भी कई तरीके के नशे हों, बर्बाद हो रही हैं जवानियाँ। यहाँ पर लोग एक तरीके से परेशान हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहा है और यही एक तरीके के अपराध का कारण भी बन रहा है। इस चीज़ को मानते हैं और इसको लेकर क्या कुछ अभियान चला रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं? जी, बिल्कुल। नशा एक ऐसा चीज़ है, स्पेशली सूखा नशा, जो एक बार किसी भी युवा को अगर उसकी आदत लग गई, तो वो एडिक्टिव है। फिर उससे बाहर निकल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। नशा सिर्फ़ नशा करने तक सीमित नहीं होता। जब कोई व्यक्ति ड्रग्स या फिर किसी टैबलेट या फिर इंजेक्शन लेने लगता है, तो उस नशे में आकर फिर वो अन्य अपराध करता है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। आप देखिए, जितनी चाकूबाजी की घटनाएँ होती हैं, वो नशा वाला व्यक्ति ही करता है। जितनी छेड़खानी के मामले होते हैं, कई बार महिलाओं के साथ रेप होता है, नशे में आकर करता है। तो नशे के बहुत बहुआयामी दुष्परिणाम हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। इसी में नशे की रोकथाम के लिए कमिश्नरेट रायपुर एक अभियान की तरह इसको चला रही है। पिछले लगभग ढाई महीने का जो समय बीता है, उसमें 100 से ज़्यादा आरोपी पकड़े गए हैं। लगभग 50 से ऊपर केसेस हुए हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में गांजा, नशीली दवाई, हेरोइन, कोकेन, एमडीएमए, सभी तरह के जो सूखे नशे के जो भी सामान है वो बरामद किया गया है और एनडीपीएस एक्ट में उन सभी को जेल भेजा गया है। उसके अलावा अलग-अलग जो प्रोविज़न्स हैं, जैसे एक पिट एनडीपीएस होता है, ठीक? उसमें होता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार नशे का काम कर रहा है और उसके खिलाफ 3-4 या उससे ज़्यादा एफआईआर हैं, तो आप उसको प्रतिबंधात्मक रूप से भी जेल भेज सकते हैं। अच्छा, उसके प्रकरण बना के भी कार्यवाही की जा रही है, ताकि अगर कोई बेल पे छूट भी गया है, तो फिर बाहर आके वो नशे का काम ना कर सके। उसके अलावा एक प्रोविज़न है एनडीपीएस एक्ट में कि जो नशे के कारोबारी हैं, उन्होंने जितना भी संपत्ति अर्जित किया है, उस सब की आप नीलामी करके गवर्नमेंट में अटैच कर सकते हैं। उसमें एक सफेमा कोर्ट है, उस कोर्ट में प्रकरण बना के पेश किया जाता है और जितने भी ऐसी संपत्ति अर्जित, चाहे ज़मीन हो, घर हो, कुछ भी हो, जो नशे का काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनकी इन संपत्तियों को अटैच किया जाता है। तो ये एक व्यापक रूप से किया जा रहा है। उसके अलावा लगातार जो सप्लाई नेटवर्क है, एक एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन होता है। उस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया गया है और जो इनका पूरा नेटवर्क है, दिल्ली से पकड़े गए हैं। आपने अभी रिसेंट में देखा होगा कि एमडीएमए का एक केस की कुरियर के ज़रिए। कुरियर के ज़रिए, जो लोग कुरियर से भेजते थे और यहाँ पे ये जो रैपिडो के ड्राइवर थे, हाँ। उनके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो उन्होंने टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग कर रहे थे। उसमें कोई फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता नहीं था। सिगरेट के डिब्बे में, माचिस के डिब्बे में रख के उसका फ़ोटो खींच के भेज देते थे जो कंज़्यूमर है उस तक। और उसके बाद लोकेशन भेज देते थे। चूँकि आपको पता है कि आजकल एग्ज़ैक्ट लोकेशन आ जाता है, आप 5 मीटर, 6 मीटर के रेडियस का लोकेशन व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। उसपे भेजते थे, जो कंज़्यूमर है, वो वहाँ से उठा लेता था, ऑनलाइन पैसे ट्रांज़ैक्शन कर देता था। इस तरह से इनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल था। पुलिस की टीम लगभग 1 महीने से ऊपर इस पे लगी हुई थी, तब जाके इतना बड़ा गिरोह का पर्दाफ़ाश हुआ और उन पे कार्यवाही की गई है। उसके अलावा जो गांजे का जहाँ-जहाँ सप्लाई होती है, जैसे छत्तीसगढ़ में गांजे का मेन सप्लाई उड़ीसा से होता है।
तो हमारी टीम ने उड़ीसा में भी दबिश दी और वहाँ से 15 से ज़्यादा आरोपियों को पकड़ के जेल भेजा है। तो इस तरह से एक अभियान की तरह जो है चलाया जा रहा है, जिससे कि नशे के कारोबार और उनके सप्लाई चेन का जो नेटवर्क है उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया जा सके। जी, बिल्कुल, हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में ऐसा बिल्कुल होता दिखे और जो उड़ता पंजाब आपने सुना था, उड़ता रायपुर ऐसा ना बने। एक नशे से जुड़ा एक अजीब-सा किस्सा है, इन दिनों मैं लगातार देख रहा हूँ, आप लोगों के ग्रुप में भी आता है। ट्रैफ़िक व्यवस्था को लेकर अगर गाड़ी दारू पीकर अगर आप वाहन चला रहे हैं, तो भैया किसी की नहीं सुन रहे हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, कितना ही रईस क्यों ना हो, उनको पकड़ रहे हैं। ये चीज़ अच्छी आजकल दिख रही है। अगर रायपुर आ रहे हैं, तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिए कि नशे की हालत में गाड़ी बिल्कुल ना चलाइए। अगर कहीं पकड़े गए, तो फिर लंबे से जाएँगे। इस चीज़ को मानते हैं आप और लगातार इसको लेकर जी हाँ, बिल्कुल ट्रैफ़िक को बेसिकली अगर आपको शहर में ट्रैफ़िक व्यवस्था अच्छी करनी है, तो आपको बिल्कुल जी पे ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। आप नशा करके गाड़ी चला ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप नशा करके गाड़ी चला रहे हैं, तो आपने ना सिर्फ़ अपने जीवन को खतरे में डाला है, बहुत सारे लोगों के जीवन को खतरे में डाला है। स्पेशली जो कार चलाते हैं, सड़क में बहुत सारे बाइक और स्कूटी चलाने वाले भी लोग हैं। आप उनके मतलब जान का खतरा है, आप बिल्कुल। सीधे उनको ठोक देंगे, एक्सीडेंट बहुत सारे होते हैं। आप मैक्सिमम केसेज़ में आप देख लीजिए 90-95% केसेज़ में जहाँ भी एक्सीडेंट होता है, उसमें ड्राइवर शराब पिया हुआ रहता है, ड्राइवर नशे में रहता है। एक कारण ये है कि रोड एक्सीडेंट इतने भी होते हैं, उनका मेजर कारण नशा जी, करके गाड़ी चलाना है। दूसरा क्या होता है कि इसका एक जैसा हम बोलते हैं ना कि काफ़ी दूरगामी परिणाम होता है। बहुआयामी जो दुष्परिणाम हम बोलते हैं कि किसी एक व्यक्ति के नशा करके गाड़ी चलाने से मान लीजिए सड़क में किसी मोटरसाइकिल में चल रहे हो, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जी। सिर्फ़ एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, उस व्यक्ति के परिवार में हो सकता है कि 5 लोग उस पे डिपेंडेंट हों। वाह! उसके परिवार में 3 या 4 बच्चे हों, जो उसके कमाई पे पल रहे हों, पढ़ाई कर रहे हों। आपने सिर्फ़ एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई, उसके होने वाले जो बच्चे भविष्य में कुछ बहुत अच्छा कर सकते थे, अपनी ज़िंदगी सँवार सकते थे, वो अनाथ हो जाते हैं, बेसहारा हो जाते हैं। उसके अलावा जो उनसे जुड़े जितने लोग हैं, कई बार ऐसा होता है एक्सीडेंट होता है, परिवार पूरी तरह बिखर जाता है। फिर यही बच्चे जब इनको सही डायरेक्शन में इनकी एनर्जी को चैनलाइज़ नहीं किया जाता, तो फिर से वो नशे का शिकार होते हैं। लेकिन एक विशियस साइकिल बनता है। नशे में व्यक्ति आके उसने एक्सीडेंट किया, किसी की डेथ हो जाती है। अब उसका अगला जनरेशन है, उसके पास भी क्योंकि संसाधन होते नहीं हैं, तो वो गलत रास्ते पे भटक जाते हैं और फिर वो नशा करने लगते हैं, फिर वो यही काम करते हैं। तो पूरी तरह से समाज को एक छोटा-सा मतलब लगता होगा कि नशा करके गाड़ी चलाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप उसको जब एक सम्यक रूप से देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उससे बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान हो रहा है हमारे समाज का, देश का। आप लोग जैसे कार्रवाई करते हैं सर, उसमें कोई जनरली बातें निकल के आती होंगी कि ड्राइवरों से अगर पूछते होंगे कि नशा करके ही गाड़ी क्यों चलाते हो? तो ऐसा कोई मोटा-माटी कोई एक आध एनालिसिस आपका क्या कहता है कि किस लिए ये लोग क्या नींद नींद ना आए इसलिए ये लोग दारू पीते हैं या फिर कोई डिप्रेशन रहता है, कुछ रहता नहीं, जनरली देखिए, एक तो नशे के आदी होते हैं, जैसे मैंने बताया कि नशा एडिक्शन है। है? 2 तरह के लोग हैं जो कि थोड़ा-सा मतलब एन्जॉयमेंट के लिए नशा करते हैं। चूँकि वहाँ पे पुलिस स्ट्रिक्ट नहीं है, नशा करके गाड़ी चलाना इल्लीगल है। लेकिन अगर पुलिस वहाँ पे स्ट्रिक्ट नहीं है, तो लोग इसको कैज़ुअल में लेने लगते हैं और वो गाड़ी चलाते हैं। जैसे कोई बार में जाता है, शराब पीता है, उसके बाद नशा होता है उसको। अब वो गाड़ी चला के चला तो जाता है, लेकिन वो ड्राइवर कहाँ से लाएगा? तो वो गाड़ी चला के वापस आता है। इस चीज़ पे ही मेन फ़ोकस करना है। ऐसा हो ही ना, वो जाके शराब पी ले और गाड़ी चलाना पड़े उसको। अच्छा ये बता दीजिए कि इसमें चालान की क्या-क्या है? अगर ट्रक चला रहे हैं, अगर दारू पिया है तो उनके लिए बाइक तो चला रहे सर ये अलग-अलग प्रोविज़न्स हैं। मोटर व्हीकल एयरोचल की कार्रवाई होती है। मिनिमम उसका फ़ाइन जो है वो 10,000 रुपए का होता है। मिनिमम तो फाइन 10 मिनिमम 10,000 का फ़ाइन है और उसमें और भी बहुत सारे जो हैं सेक्शंस जोड़े जाते हैं और अभी इसमें बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है और अगर आप शराब पी के या नशे की हालत में गाड़ी चला रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपकी गाड़ी ज़ब्त की जाएगी और आपको कोर्ट से ही वो गाड़ी की सुपुर्दनामा की जाएगी। जी। हत्या के आंकड़े भी लगातार रायपुर से आते हैं। कई बारी अब धीरे-धीरे कहा जा रहा है कि कंट्रोल होगा, लेकिन कहीं से छूट-फूट ऐसी घटनाएँ हो ही जाती हैं। तो इसको लेकर क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं कि ऐसी घटनाएँ ना हो? और इसको ले खासकर जब हत्याएँ होती है ना, तो एक चीज़ अभी देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है कि पुलिस जो है कुछ घंटों के भीतर पकड़ भी लेती है आरोपियों तक
और पकड़ने का उनका तरीका कहीं न कहीं टेक्निकल आजकल कितनी जो डिजिटल चीज़ हैं, वो कितना ज़्यादा मददगार होती हैं सर? देखिए, आज के टाइम पे वो ट्रेडिशनल ज़माना गया, जब आप सिर्फ़ आदमी का पीछा करते थे, लोगों से पूछते थे, लोग आपको गुमराह करके भटका भी देते थे। हुँ। अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, जो कि सभी लोग करते हैं, आप स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं, तो आपका लोकेशन पल-पल रिकॉर्ड हो रहा है। गूगल आपका लोकेशन ले रहा है। आप कहीं पे भी इंटरनेट पे लॉगिन करते हैं, तो आपका आईपी एड्रेस जो है रिकॉर्ड हो रहा है। तो आप ये ना सोचो कि मतलब मैंने क्राइम कर लिया, मोबाइल फ़ोन बंद कर लिया, दूसरा मोबाइल यूज़ कर लिया तो नहीं पकड़े जाएँगे। आप समाज में रहते हैं, इस देश में रहते हैं, तो किसी न किसी व्यक्ति को तो कॉन्टैक्ट करेंगे। दूसरा, आप पेमेंट गेटवेज़ हैं, आप कहीं न कहीं पेमेंट करेंगे। तो इस तरह से जो टेक्नोलॉजिकल टेक्निकल जो चीज़ें हैं, उससे लिंक करके किसी भी व्यक्ति को आसानी से पकड़ा जा सकता है। और इसमें जो मतलब जो सीज़न्ड क्रिमिनल्स नहीं हैं, जिनको जानकारी नहीं होती, तो वो तो ऐसी गलतियाँ करेंगे कि बिकॉज़ आप बिना टेक्नोलॉजी के आप आज के टाइम पे जीवन जी ही नहीं सकते। आपको उपयोग करना ही पड़ेगा। यही कारण है कि डिटेक्शन आसान हुआ है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा टफ़ भी हुआ है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ईज़िली अवेलेबल हैं, इन्फॉर्मेशन लोगों के पास है, इंटरनेट से वो लोग देख लेते हैं क्या करने से क्या होगा, तो इससे क्रिमिनल भी अवेयर हो जाते हैं, तो दोनों हैं, चैलेंजेस भी हैं इससे। चैलेंजेस भी हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए जैसे मैं हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो एक नेटवर्क खंभा है, टावर का खंभा है। क्या उस टावर के खंभे में कितने मोबाइल फ़ोन एक्टिव हैं, कितने नंबर एक्टिव हैं, ये सब पता चल जाता है? ये सब टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है, अगर सब कुछ नहीं बताया जा सकता, लेकिन ये है कि हाँ, संभवतः आपका मोबाइल फ़ोन जब भी नेटवर्क आया उसमें मतलब आपका लोकेशन रिकॉर्ड हो रहा है, बस ये मान हुँ। के चलिए। तो इसीलिए आसान हो जाता है कम से कम आजकल पुलिस वालों के लिए, फिर पकड़ने वालों के जी। लिए। तो ये पूरी की पूरी चीज़ें हैं। अभी स्थितियाँ थोड़ी-सी अलग टाइप की हैं सर। अभी कमिश्नरेट प्रणाली है, तो क्या पर्याप्त जो आपको मिलने चाहिए, संसाधन मिलने चाहिए थे, पर्याप्त स्टाफ मिलने चाहिए थे काम करने के लिए, वो सारे सहयोग मिल पा रहे हैं या फिर अभी भी व्यवस्थाओं में कुछ कमी है? जी, सहयोग पूरा मिल रहा है और जो बल भी है वो उपलब्ध कराया गया है और इसमें आगे भी कार्य किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने नई वैकेंसीज़ भी क्रिएट की हैं, नए ऑफ़िसेज़ के लिए जो ऑफ़िस में काम करने वाले क्लेरिकल स्टाफ़ है, उनकी भी वैकेंसी क्रिएट की गई है और साथ ही अभी आपने देखा होगा कि नए थाना प्रभारियों की पोस्टिंग भी की गई है। इस तरह से सभी तरीके से संसाधन युक्त बनाने की कोशिश की जा रही है। की जा रही है। महिलाओं के लिए क्या कुछ है? क्योंकि यौन उत्पीड़न के मामले, बच्चियों पर अनाचार के मामले, चाहे बच्चों के मामले हो, बहुत सारी खबरें आती हैं, उसके लिए क्या कुछ प्रयास? महिलाओं जहाँ तक बच्चों और महिलाओं के विरुद्ध अपराध का सवाल है, तो उसके लिए कमिश्नरेट रायपुर ने एक यूनिक इनिशिएटिव लिया है, पिंक पेट्रोलिंग का कॉन्सेप्ट चलाया है, जिसमें कि कुछ ऐसी पेट्रोलिंग की टीमें बनाई गई हैं, जिसमें सभी महिलाएँ रहेंगी और महिलाओं से संबंधित कोई भी अगर कॉल आता है, चाहे वो डायल 112 पे आए या कहीं पे कंट्रोल रूम को सूचना मिलती है, किसी थाने पे मिलती है, तो ये पिंक पेट्रोलिंग वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करेगी। उसके अलावा डेडिकेटेड जो एसजेपीयूज़ होते हैं, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट बोलते हैं। जी। हर थाने में उनकी तैनाती की गई है, उनके मोबाइल नंबर्स जो हैं सोशल मीडिया पे, थाने में सभी जगह म डिस्प्ले किया गया है ताकि बच्चों से संबंधित ऐसे कोई भी जुवेनाइल मतलब जो नाबालिग होते हैं, तो नाबालिग बच्चों से संबंधित कोई भी अपराध का मामला है या किसी भी तरह का मामला है, उसके लिए हर एक थाने को और डीसीपी लेवल पे भी जो अधिकारी हैं, उनको सुदृढ़ किया गया है। उसके अलावा जो जैसे मिसिंग चाइल्ड हैं, उनके लिए साइबर फ्रॉड के लिए भी अलग-अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं, अवेयरनेस का प्रोग्राम जैसे संवाद से समाधान है। जी। तो जो बच्चों के खिलाफ या महिलाओं के खिलाफ जिस तरह के साइबर अपराध होते हैं, उनका शोषण होता है, उसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है लगातार। एक 1930 एक नंबर होता है साइबर फ्रॉड के से संबंधित या साइबर किसी भी तरह के आपके हरासमेंट वगैरह के खिलाफ आप उसमें कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पब्लिक तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। आजकल एक नया शब्द चल रहा है डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड के मामले ज़्यादा बढ़ रहे हैं सर। इसको लेकर थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को जागरूक कीजिए कि कैसे सजग और सावधान रहना है ताकि आप ऐसी चीज़ों से अपने आप को बचा सकें। ओटीपीज़ आते हैं, लिंक्स आते हैं, एपीके फाइल्स आते हैं, कई बार अनजाने में, अनचाहे में लोग क्लिक कर लेते हैं, अकाउंट साफ। देखिए, सबसे खतरनाक तो एपीके फाइल है क्योंकि सभी दर्शकों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि किसी भी कीमत पर आप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर के बाहर व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू या वेबसाइट से डाउनलोड करके एपीके फाइल को कभी भी ना खोलें। अगर आप एपीके फाइल को खोलते हैं मतलब आप बहुत बड़े खतरे में हैं। संभवतः ये यूज़ किया जाता है आपके पूरे मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन का कंट्रोल लेने का। ये ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो आपके पूरे-पूरे फ़ोन का कंट्रोल रिमोट कंट्रोल पे चला जाता है।
तो जो व्यक्ति उसको इंस्टॉल करवाया है, एक्चुअल में वो आपके फ़ोन को ऑपरेट करने लगता है और आपको पता भी नहीं चलता है। एक तरह से हैक हो गया पूरा। हैक हो गया है, बेसिकली हैक हो गया। तो वो सारे फ़ोटोज़ वहाँ से उठा के कहीं ट्रांसफ़र कर सकता है, कॉपी करके कहीं अपने पास रख सकता है, हो सकता है आपके प्राइवेट फ़ोटोज़ हैं, वो सब जा सकते हैं। आपके बैंक अकाउंट्स के सारे पासवर्ड चुरा सकता है, आपके यूपीआई से पेमेंट कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। वैसे कैमरा एक्सेस भी कर लेगी यस, यस, सब कुछ कर सकते कहाँ हैं। जाए लॉग हो कुछ कर सकते हैं, यस। तो एपीके फाइल्स कभी भी इंस्टॉल नहीं करना है। रही बात डिजिटल अरेस्ट का, तो आप लोगों ने ये बहुत सारे एडवर्टाइज़मेंट में भी देखा होगा कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, ठीक है? कि डिजिटल अरेस्ट का कॉन्सेप्ट ही फ्लॉड है। अगर कोई बोलता है कि आप डिजिटली अरेस्ट हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप जाँच कर लीजिए। कोई भी फ़ोन आता है आपको, कई बार आपको फ़ोन करेंगे, बोलेंगे आपका बच्चा जो है इस केस में फँस गया है, आप हमें इतने पैसे दे दो, अन्यथा उस पे कार्यवाही की जाएगी। तो आप वेरीफ़ाई करिए, देखिए पुलिस में किसी भी कार्यवाही का एक प्रोसेस है। अगर आपके खिलाफ कोई कार्यवाही हो भी रही है, तो उसका प्रोसेस है, अरेस्ट किया जाएगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा, तब आपको जेल भेजा जाएगा। सीधे उठा के रास्ते से ही सीधा जेल में नहीं डाला जा सकता। तो जो बोल व्यक्ति आपको बोलता है कि इस थाने में आपके बच्चे को रखा गया है, आपका बच्चा इस केस में फँस गया है, जाएँ, फिज़िकली वेरीफ़ाई करें, अपने बच्चे से पूछें, उसके बाद किसी झांसे में आएँ। अन्यथा आप हमेशा फ्रॉड के शिकार होते रहेंगे। दूसरा रही बात, अपने डिजिटल फुटप्रिंट को जितना कम करना है, मतलब डिजिटल चीज़ों को शेयर ही मत करिए। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाइए। उसके अलावा ओटीपी वगैरह को कभी भी शेयर मत कीजिए। जब भी ओटीपी आता है ना, हम लोग इतनी जल्दबाजी में रहते हैं। मान लीजिए किसी वेबसाइट पे आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, उस वेबसाइट की रजिस्ट्रेशन के लिए ओटीपी आता है, हम देखते ही नहीं है। सिर्फ़ वो 4 डिजिट या 6 डिजिट के नंबर को देखते हैं, दे देते हैं। एटलीस्ट उसको ध्यान से पढ़ो। आपको पढ़ना चाहिए कि किस चीज़ के लिए था। जैसे मान लीजिए आपके पैसे के ट्रांसफ़र के लिए ओटीपी आएगा, तो लिखेगा ओटीपी फॉर द ट्रांज़ैक्शन ऑफ इतना ₹2000 इज़ दिस, ऐसे करके, और बैंक का वो रहेगा। तो अब इसको ध्यान से देख पढ़ के अगर आपने देख लिया, अच्छा ये फ्रॉड हो सकता है, समझ में आ जाता है। फ्रॉड वाला रहेगा ना, तो वो समझ में आ जाता है अगर। तो बेसिकली आपको अवेयर विजिलेंट बोलते हैं ना, कि एक सजग रहने की ज़रूरत है। अगर आप अलर्ट हैं तो फिर आपके साथ कभी गलत हो ही नहीं सकता, फ्रॉड हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकते। बहुत अच्छी जानकारी आज आप सर ने दी है। एक आखिरी सवाल सर, पुलिस से लोगों को डरना चाहिए कि पुलिस लोगों के लिए है? बिल्कुल, पुलिस से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। पुलिस लोगों के लिए ही है। पुलिस से उन्हीं को डरना चाहिए जो अपराध करते हैं, गलत काम करते हैं, जो धोखाधड़ी करते हैं, जालसाजी करते हैं, जो बेईमानी करते हैं। एक अच्छे नागरिक को जो अपना कार्य ईमानदारी से कर रहा है, जो अपने समाज में बेहतरी के लिए काम कर रहा है, उसको बिल्कुल भी पुलिस से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा पुलिस आपके साथ खड़ी है। पुलिस एक संवाद से समाधान का कार्यक्रम भी हम लोग चला रहे हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि पब्लिक को कैसी रिक्वायरमेंट है और पुलिस किस हद तक उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार काम कर सकती है। क्योंकि अगर पब्लिक का सपोर्ट नहीं रहेगा, तो हम अपराधियों पर या अपराध पे नियंत्रण नहीं कर पाएँगे। तो ये हमारा तो ये थे सर, जाते-जाते आप हमारे दर्शकों को कहिए या फिर रायपुर वासियों को या प्रदेशवासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने तरीके से? सभी रायपुर वासियों से, इवन प्रदेशवासियों से यही मेरा संदेश रहेगा कि अपने कभी भी शॉर्टकट पे ना आएँ। आजकल बहुत ज़्यादा ऐसा केसेस आ रहा है कि नौकरी लगाने के नाम पर लोग पैसे दे रहे हैं, 8 लाख, 10 लाख रुपए आप दे रहे हैं। कहीं से फर्जी डिग्री बनाने के लिए आप पैसे दे रहे हैं। अभी रिसेंट में केस हुआ कि एमबीबीएस की डिग्री के लिए 20-20 लाख रुपए दे दिए जा रहे हैं। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का मामला सामने आता है। लोगों का लालच इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ज़मीन में इन्वेस्ट करने के नाम पे, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के नाम पे। तो अपने लालच पे कंट्रोल रखिए। हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आपने अपने लालच पे कंट्रोल रख लिया, तो आप ऐसे बुरी जगह में फँसने से बच जाएँगे। आपके साथ धोखाधड़ी या फ्रॉड होने से आप बच जाएँगे। एक ज़िम्मेदार नागरिक बनिए। आपके आस-पास अगर कुछ गलत हो रहा है, तो उसकी तुरंत जानकारी पुलिस को दीजिए। अगर आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो हमेशा पुलिस प्रशासन आपके साथ में रहेगी। अगर गलत कार्य कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली पुलिस उसको करेक्ट करेगी, पनिश करेगी। और जो हमारा दायित्व है, उसमें सभी से हमारा अपील है कि आप सहयोग कीजिए। जितना बन सकता है, हम आपके साथ हैं। तो ये थे डीसीपी उमेश प्रसाद गुप्ता सर, जिन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, बहुत सारी जानकारियाँ, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे यहाँ के आम नागरिक ही क्यों ना हो, सभी के लिए बहुत अच्छे मैसेजेस दिए हैं, बहुत अच्छी जानकारियाँ दी। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू बहुत पसंद आएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना कीमती समय निकाल के हमारे लिए आज हमारे दर्शकों के लिए यहाँ तक पहुँचे। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अगले एपिसोड में एक नए शख्सियत से आप सबकी मुलाकात करवाएँगे, तब तक के लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।